हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 21 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वीडियोस और PDF ग्रुप और क्विज अगर आप स्टडी के लिए उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जी, इसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा। इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो पढ़ाई के लिए उपलब्ध होगा। तो शुरू करते हैं हम 21 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 20 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि हम हमेशा की तरह करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। अम्फान ये एक सुपर साइक्लोन है जिसको हम महातूफान के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी हाल ही में उड़ीसा और बंगाल के तटों पर टकराया है, जिससे काफ़ी नुकसान इसमें हो रहा है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि अम्फान जो ये सुपर साइक्लोन अभी आ रहा है, इससे पहले इस प्रकार का तूफान कब आया था? तो ये आया था 1999। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कुछ इसी प्रकार का तूफान था जो वर्ष 1999 में आया था। और अभी अम्फान बंगाल की खाड़ी से उठा है और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर टकरा रहा है। दूसरा प्रश्न था हमारा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD इनमें से कौन बनाए गए हैं? तो ये जुबैर इकबाल, इनको भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का बैंक का जो नया MD बनाया है जुबैर इकबाल को। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में है। तीसरा प्रश्न था, जियो प्लेटफॉर्म में जनरल अटलांटिक, ये भी एक कंपनी है, बाहर की अमेरिका की कंपनी है। इसने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जनरल अटलांटिक ने 1.34% हिस्सेदारी अभी परचेज कर ली है। और ये चौथी ऐसी कंपनी हो गई जिसने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। चौथा प्रश्न था आपका, सिक्किम राज्य दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मैं बता दूं आपको, 16 मई को ये मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को जो है सिक्किम राज्य का अस्तित्व आया था। तो उसी की याद में हर साल सिक्किम राज्य के अंदर जो है वो 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा 16 मई के दिन हम भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाते हैं और राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी 16 मई के दिन ही मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। 3 दिवस हम 16 मई को मनाते हैं। एक तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है, पहला, दूसरा राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और तीसरा हम मनाते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो ये भी आप याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा था, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। और छत्तीसगढ़ राज्य अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि इन्होंने मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार भी दिया है। तो पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार जो है वो लॉकडाउन के दौरान दिया है। छठा प्रश्न था, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा में और एक जम्मू कश्मीर में जितने भी वहाँ पर घर है, राज्य के अंदर जनता है, तो उनके सभी घरों में नल कनेक्शन देने की का जो ऐलान किया है वह किस योजना के अंतर्गत किया है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनके सभी के घरों में जो है वो नल कनेक्शन दिए जाएंगे। सातवां हमारा प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिसको हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे के नाम से जानते हैं, ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 18 मई को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस दिन हम विश्व एड्स वैक्सीन डे भी मनाते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन डे, ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन डे ये हम मनाते हैं 18 मई को। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। ओपेक के गवर्नर थे ये हुसैन कंजमपोर अर्दबिली, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह किस देश के थे? तो फ्रेंड्स ये ईरान के थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओपेक के गवर्नर थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये ओपेक। पेट्रोल आयात निर्यात से संबंधित एक संस्था है ओपेक। उसके गवर्नर थे हुसैन कंजमपोर अर्दबिली और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये ईरान के थे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर डे बोलते हैं, ये प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 17 मई को। अगला प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है जिसके मंत्री नितिन जयराम गडकरी है, उन्होंने अभी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है।
प्रक्षालन मशीन, जिसको हम वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं, तो प्रक्षालन मशीन की जो कार्य प्रणाली होती है उसका सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो ये स्टैटिक जीके में मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन था, वायु शक्ति जिसको हम विंड पावर बोलते हैं, उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो फ्रेंड्स, उसके अंदर गतिज ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का, जो मैंने स्टैटिक जीके में कल कवर किया था। तो ये थे हमारे 20 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब हम लौटते हैं 21 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। तो फ्रेंड्स, 21 मई के करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विज़ बता देता हूँ। कल मैंने आपसे एक क्विज़ पूछा था, किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के FIDE-Chess.com ऑनलाइन सेशंस का खिताब अभी हाल ही में जीता है? तो ये जो FIDE-Chess.com ये शतरंज की एक प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई थी, जिसको जीता था चीन ने, ठीक है, और चीन ने अमेरिका को इसमें हराया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। तो इसका आंसर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चेस फेडरेशन का जो FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप आयोजित किया गया था, इसको जीता था चीन ने, ठीक है, और इसमें अमेरिका को इसने हराया था। तो ये कल की क्विज़ का आंसर मैंने आपको बताया है। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। चलिए, 21 मई का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान जो है शुरू किया गया है? तो ये अभियान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मजदूर जो है वो अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। तो ना तो उनके पास चप्पल है, ना कपड़े हैं, और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चरण पादुका अभियान जो है शुरू किया गया है। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात आई है तो फ्रेंड्स, अब हम मध्य प्रदेश को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ पर जो राज्यपाल है उनका नाम है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं वो 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11, और विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो ये है 230। अभी मैं बता दूं आपको, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अभी इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन 22 विधायकों के इस्तीफे देने के बाद यहाँ पर जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत साबित करके सरकार यहाँ पर बना ली है। तो इन 230 सीटों में से वर्तमान में भी 24 सीटें जो है रिक्त है, इन पर उपचुनाव होना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, संजय, पेंच, सतपुड़ा, माधव और कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर मध्य प्रदेश 5वां सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान के बाद दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसमें यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात आता है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। राजकीय वृक्ष बरगद है। पशु की अगर हम बात करें तो ये बारहसिंगा है। पुष्प है सफ़ेद लिली। राजकीय नृत्य है राई, और राजकीय फसल है सोयाबीन। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। तो एक बार पुनः दोहरा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रत्नाकर मतिकर का भी हाल ही में निधन 17 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया है। यह किस भाषा से जुड़े प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक थे? तो रत्नाकर मतिकर जो थे ये मराठी भाषा के अंतर्गत जो है वो नाटक लिखते थे, और साहित्य और जो भी नाटक वगैरह होते थे उनका निर्देशन करते थे। इनकी एक खास बात यह थी कि ये सभी आयु वर्ग के लिए जो है साहित्य, नाटक और निर्देशन करते थे, यानी कि बच्चों से लगा के जो बड़े तक की कथाओं का ये वर्णन किया करते थे। तो काफ़ी प्रसिद्ध एक साहित्यकार, निर्देशक और नाटककार थे ये, और ये मराठी भाषा के अंतर्गत अपना कार्य करते थे। और अभी कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से इनका भी देहांत हो गया। नाम याद रखिएगा, रत्नाकर मतिकर। थर्ड प्रश्न है हमारा, कोविड-19 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो शुरू हुआ है? अभी कोविड-19 के कारण जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट थे वो सब रद्द कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये यूरोप के अंदर पहला फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है। इस टूर्नामेंट का आपको इनमें से नाम बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बुंदेसलिगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बुंदेसलिगा ये टूर्नामेंट है यूरोप के अंदर। तो ये कोविड-19 महामारी के कारण ये टूर्नामेंट अभी पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन वापस इसको आयोजित किया गया है।
तो इसमें कुछ खास बातें जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बुंदेसलीगा ये यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये बिना दर्शकों के होगा, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ जो खिलाड़ी है वो भाग लेंगे और रेफरी, बस बाकी दर्शकों वगैरह को इसको देखने की, हाँ आप चाहें तो इसको लाइव देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन इसको आप स्टेडियम के अंदर उपस्थित होकर नहीं देख सकते हैं। तो ये जो बुंदेसलीगा यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन इसको अभी वापस शुरू किया गया है, ठीक है। 16 मई से शुरू हुआ है ये, और कोरोना वायरस के बाद मतलब वापस पुनः आयोजित होने वाला ये पहला यूरोपीय टूर्नामेंट है, और इसमें सिर्फ खिलाड़ी भाग लेंगे और रेफरी, ठीक है। बाकी इसमें दर्शक वगैरह मौजूद नहीं रहेंगे, और जितनी भी इस टूर्नामेंट में टीमें भाग लेंगी उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, यानी कि उन्हें दूसरे लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा। और बुंदेसलीगा जर्मनी का एक लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग भी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और इसमें 18 टीमें जो है हिस्सा लेती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टूर्नामेंट, याद रखिएगा। बुंदेसलीगा ये एक यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो बिना दर्शक के शुरू होने वाला पहला यूरोपीय फुटबॉल लीग है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। तो मैंने डिटेल में आपको ये बताया था, तो ये INLCU L57, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही है। INLCU L57, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं INLCU L57, इसको अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये 15 मई को किया गया है, ठीक है। तो इस युद्धपोत का आप नाम याद रखिएगा, INLCU L57। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। इसका पूरा नाम तो मैंने बता दिया, इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। इसके अलावा जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है PS राजेश्वर, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान के, इन्होंने 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में INLCU L57 जो है वो कमीशन किया है। यह जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है, M के चौथे वर्ग का है ये। और जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जो कि कोलकाता में है, वो जहाज़ों को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित करता है, तो उसने इसको भी हाल ही में बनाया है। इसके अलावा भी INS सचेत का निर्माण भी किया गया है, तो वो INS सचेत को बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये INLCU L57 इसका निर्माण कोलकाता के अंदर स्थित शिप बिल्डर्स ने किया है। इसका काम क्या होगा? इसका काम जहाज से किनारे तक मुख्य युद्धक टैंक, बख्तरबंद वाहन, सैनिक और उपकरण परिवहन का जो है वो आवागमन करना रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, रक्षा क्षेत्र से संबंधित, याद रखिएगा। इस युद्धपोत का नाम था INLCU L57। ये भारतीय नौसेना में 15 मई को शुरू हुआ है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम नार्डेको बोलते हैं, इसका महानिदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अब नए महानिदेशक होंगे राजेश गोयल। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके पहले राजेश गोयल जो थे ये हिंदुस्तान प्रीफैग लिमिटेड के चेयरमैन थे, और इनका भी हाल ही में रिटायरमेंट हो गया है। तो इन्हें 37 वर्षों का अनुभव है, तो इनके अनुभव को काम में लिया जाएगा नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम नार्डेको बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक अब होंगे राजेश गोयल। और इसके पहले कहाँ थे ये? इसके पहले हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के चेयरमैन थे, और रिटायरमेंट हो गया है इनका। तो इन्होंने 37 वर्ष तक जो है वो देश की सेवा की है, तो उसी का अनुभव जो है अब नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल में काम में लिया जाएगा। छठा प्रश्न हमारा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसको हम DTIS के नाम से जानते हैं, उसमें कितने करोड़ रुपए की अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो ये 400 करोड़ रुपए की मंजूरी इसमें दी है। इसमें क्या होगा? डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती जांच सुविधा के साथ साथ उनको हथियार को डिज़ाइन करने के लिए मंजूरी दी गई है। और DTIS योजना को बहुत छोटे लघु उद्यम, जिसको हम MSME के नाम से जानते हैं, और स्टार्टअप के स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है इसको। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्रों के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। और इस योजना के तहत 5 वर्षों में निजी उद्योग के साथ 6 से 8 टेस्ट सुविधाओं की जो स्थापना की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डील है ये। याद रखिएगा, इसमें 400 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है
DTIS के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसमें जितने भी उपकरण वगैरह बनाए जाएंगे उसका टेस्टिंग की जाएगी। तो इसके लिए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई है। 7 क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के दिल की धड़कन को दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने में मदद करेगा? तो ये कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने अभी डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? ये दूर से ही हार्ट बीट को मापने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बॉम्बे के अंदर जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें पेशेंट को दूर से ही जो है वो दिल की धड़कन को सुनने में और उसको रिकॉर्ड करने में सहायता मिलेगी। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि मुंबई के अंदर स्थित है उनके द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति यानी कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है कोरोना वायरस से ग्रसित, तो उसके उपचार के दौरान डॉक्टरों की इसमें सुरक्षा हो सकेगी, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा डॉक्टर उस पेशेंट के। और डिजिटल स्टेथोस्कोप से पीड़ित व्यक्ति के सीने का ऑस्कुलेटेड साउंड ब्लूटूथ के माध्यम से जो है वो डॉक्टर्स तक पहुंचेगा। और इसको IIT बॉम्बे की टीम के द्वारा विकसित किया है और उसको जो इस डिवाइस का पेटेंट भी मिल चुका है, ठीक है। और इस स्टेथोस्कोप को IIT टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा संचालित स्टार्टअप अभियान आयु डिवाइस द्वारा तैयार किया गया है। और IIT बॉम्बे जो है इस प्रकार के स्टेथोस्कोप लगभग 1000 डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है वो पूरे देश भर के अंदर सप्लाई भी करेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये कोविड-19 से संबंधित, याद रखिएगा आप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के द्वारा अभी हाल ही में कोरोना वायरस से जो संदिग्ध पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दूर से ही मतलब टेम्परेचर या उसका बॉडी का हार्ट बीट मापने के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है, ठीक है, IIT बॉम्बे के द्वारा। 8 क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्टर है, जिसको हम HRD मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, और इसके जो वर्तमान मंत्री उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो इस मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से जितनी भी केंद्रीय परीक्षा होती है, IIT हुई, नीट हुई, उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इस मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। तो इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी आप इसमें याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि अभी हाल ही में देने का ऐलान किया है? तो ये $2 मिलियन की जो राशि है भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए मदद करेगा और ये राशि UNRWA को प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि फिलिस्तीन में भारत के जो प्रतिनिधि है हमारे सुनील कुमार, उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी जाएगी। और UNRWA उन फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है जो 1948 में युद्ध के दौरान अपने घर छोड़कर चले गए थे, और यह जिन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था उनके लिए ये राशि दी जाती है। और UNRWA जो है उन्हीं के लिए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का जो अभी वर्तमान में मुख्यालय है वो है अम्मान, जो कि जॉर्डन में है। और संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के वर्तमान में जो आयुक्त है जनरल, उनका नाम है क्रिश्चियन सोंडार्स, ये भी आप याद रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डील है ये भी। UNRWA को कितनी सहायता राशि देने का ऐलान भारत ने किया है, और इस राशि का जो उपयोग है फिलिस्तीनी शरणार्थी है उनके कल्याण के लिए किया जाएगा। तो भारत देगा $2 मिलियन। चलिए अब करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके के 2 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँगा। 10वां प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये दिन जो है हर साल मनाया जाता है 20 मई को। इस क्वेश्चन का आंसर 20 मई को पूरे विश्व में विश्व मधुमक्खी दिवस हम मनाते हैं। फ्रेंड्स, हनी बी की बात है, मैं बता दूं मधुमक्खियाँ जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इसमें मेल, एक होती फीमेल और एक होती वर्कल, यानी कि नर, मादा और श्रमिक, 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। और मधुमक्खियाँ जो होती है ये फूलों के अंदर से परागकण और रसों को चूस करके लेके आती है और उससे शहद यानी कि हनी का निर्माण भी किया जाता है। तो इसमें मधुमक्खी पालन को और मधुमक्खी के द्वारा जो शहद का निर्माण होता है उसके उपयोग, उसके महत्व के बारे में, और मधुमक्खी पालन को जो है वो उद्योग में कैसे बदला जाए और कैसे इससे आय के साधन उपलब्ध कराया जाए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे विश्व के अंदर जो है विश्व मधुमक्खी दिवस हम मनाते हैं 20 मई को। थोड़ी सी इसमें डिटेल बता देता हूँ। इस साल का जो विश्व मधुमक्खी दिवस का जो विषय है उसका नाम है बी इंगेज्ड,
और इसको कौन बनाता है? इसको FAO बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में महानिदेशक है क्वा डोंग्यू और इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली में है। और FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और 1945 में एक और संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसकी भी स्थापना हुई थी। तो FAO और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी और ये हुई थी 16 अक्टूबर को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इसको सबसे पहली बार 2017 में स्लोवेनिया के 20 मई को जो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दिन से इसको मनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल हम मनाते हैं 20 मई को, और ये 2017 से मनाया जाना लगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम स्टडी जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज 11वां प्रश्न आपके लिए है, दाढ़ी बनाने के लिए इनमें से कौन सा दर्पण हम उपयोग में लेते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, शेविंग वगैरह बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है। तो अवतल दर्पण क्या है? ये एक प्रकार का गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और अंदर का जो तल होता है उसमें वो परावर्तक होता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने काफ़ी बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग जो है दाढ़ी या फिर बाल बनाने वाले शीशे के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा। एक और प्रश्न है हमारा, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल रंग का क्यों प्रतीत होता हुआ हमको दिखाई देता है, यानी कि कौन सी वैज्ञानिक यहाँ पर घटना होती है? तो फ्रेंड्स, ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूरज है वो हमको थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बैंगनी एवं नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, और उनका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए वह रंग हमको नहीं दिखाई देते हैं, बैंगनी एवं नीला। इसी कारण आकाश जो है वो तो हमको नीला तो दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों के वायुमंडल से अधिक दूरी जो है उसमें पार करना पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी छोटी तरंगों का जो है प्रकीर्णन हो जाता है, और केवल लाल रंग जो है इसका ही काफ़ी न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी कि लाल रंग जो इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए ये प्रकाश में आगे तक बढ़ जाता है लाल रंग, और इसी के कारण जो है हमको सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूरज जो लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको पता होगा लाल रंग के जो सिग्नल वगैरह भी बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। प्रकीर्णन कम होने से मतलब ये फैलता कम है, ठीक है, और सूर्य के अंदर से जो लाल रोशनी निकलती है वो कम फैलाव के कारण ही जो है ये वायुमंडल में आगे तक बढ़ जाती है, और उसी के कारण हमको जो सूरज का रंग जो है लाल दिखाई देता है। इसके अलावा जो बैंगनी और नीले रंग होते हैं इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, तो ये बिखर जाते हैं, और बिखरने के कारण ही हमको जो आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है, और लाल रंग बिखरता नहीं है, इसलिए प्रकाश में आगे तक बढ़ जाता है। इसी कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य का जो है हमको लाल रंग ज़्यादातर दिखाई देता है। चलिए अब बारी आती है आज की क्विज़ की। आज का क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, CBSE के नए अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? राकेश कुमार, एन संजीव रेड्डी, मनोज आहूजा, या फिर अनीता अग्रवाल? CBSE का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इन 4 ऑप्शन में से अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। CBSE का नया अध्यक्ष इनमें से किसे बनाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो 21 मई का। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।